Hello my dear friend, this is Grish Rawat and you are watching your channel Masters and Classes. Thanks for being with me and supporting me a lot. So my dear friends, today we are going to discuss lecture 4 of solution. तो जिसने पुराने वाले लेक्चर नहीं देखे हैं आप उनको देखें, तभी आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आज हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखिए, आज हमको दो टॉपिक पढ़ने हैं। पहला जो टॉपिक है वो सॉल्युबिलिटी है और जो दूसरा टॉपिक है उसी से रिलेटेड है आपका हेनरी लॉ। तो देखिए दोस्तों, सॉल्युबिलिटी जो वर्ड है, जो वर्ड सॉल्युबिलिटी है, उस सॉल्युबिलिटी वर्ड का मतलब है क्या। सबसे पहले शब्द का मतलब समझेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके पास मान लीजिए 100 ग्राम वाटर है। कितना वाटर है? 100 ग्राम दोस्तों। और उसमें आपने मान लीजिए NaCl को डिज़ोल्व किया, तो मैक्सिमम कितना NaCl यानी कि सॉल्यूट इसमें डिज़ोल्व हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि 100 ग्राम में ये 10 ग्राम NaCl इसमें डिज़ोल्व हो गया, तो ये क्या कहलाएगी? इसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। तो क्लियर हो गया होगा कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, आप देख सकते हैं यहाँ पर, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ याद रखनी है आपको, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और एक पर्टिकुलर प्रेशर पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है। देखिए, एक एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं कि बताइए सॉल्युबिलिटी की यूनिट क्या हो सकती है ना। तो ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर, मोल्स पर लीटर, इस तरह से इसकी यूनिट्स हो सकती हैं। अब डिस्कस करेंगे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सैचुरेटेड, देखिए दोस्तों, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि आपने यहाँ पर एक कंटेनर में वाटर लिया, मान लीजिए कि 100 ग्राम ले लिया, और आपने इसमें NaCl को डिज़ोल्व करना स्टार्ट किया। हम इसमें डिज़ोल्व करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, तो क्या होगा कि एक टाइम के बाद में ये जो NaCl है इसमें डिज़ोल्व होना क्या कर देगा? बंद कर देगा। ठीक है, यानी कि ये जो NaCl है इस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होना क्या कर देगा? बंद कर देगा। ठीक है, तो ये कैसा सॉल्यूशन बनेगा? आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है क्या? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए, आप एक एग्जांपल लेते हैं कि 100 ग्राम आपने वाटर को लिया और उसमें मैक्सिमम जो सॉल्यूट डिज़ोल्व हो सकता है वो कितना है? मान लीजिए 10 ग्राम है। कितना है? 10 ग्राम। उसके बाद में इसमें जो सॉल्यूट है उसका डिज़ोल्यूशन नहीं होगा। अब ये NaCl कहाँ जाएगा? देखिए, वाटर के बीच में स्पेस होता है, वहाँ पर ये जो सॉल्यूट है वो फिट होता चला जाता है। स्पेसेस में क्या हो जाता है? ये फिट हो जाता है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड में कैसे चेंज कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आप डाइल्यूशन कर दीजिए, बहुत इजी सा मेथड है कि जब आप डाइल्यूशन करेंगे तो डाइल्यूशन करने पर होगा क्या? देखिए, वाटर का एडिशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो सॉल्यूट की जो अमाउंट होगी वो क्या हो जाएगी? यहाँ पर कम हो जाएगी, है ना। तो इसमें और ज़्यादा सॉल्यूट आप क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। दूसरा, टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, उससे क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी इन मॉलिक्यूल्स की, इनके बीच का जो स्पेस है वो इंक्रीज होता चला जाएगा, और जितना ज़्यादा स्पेस होगा उतना ही इसमें सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। चलिए, अब बात करते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है। सॉल्युबिलिटी आपको क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छी तरीके से। देखिए, सबसे पहले डिपेंड करेगी
कि नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट हैं कैसे? देखिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर मैं दो अलग अलग तरीके के, देखिए ये कंटेनर लिए मैंने दो अलग अलग तरीके के, इसमें आपका वाटर प्रेजेंट है दोनों कंटेनर्स में, ये भी वाटर है, ये भी वाटर है। इसमें मैंने क्या ऐड किया? NaCl। इसमें मैंने क्या ऐड किया? मान लीजिए कोई भी नॉन पोलर नेचर का कंपाउंड, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, कोई भी यहाँ पर आपने नॉन पोलर नेचर का कंपोनेंट ले लिया, सॉल्यूट ले लिया, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो NaCl है इस वाटर में कम्प्लीटली क्या हो जाता है? डिज़ोल्व। तो अगर ये एक दूसरे में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो रहे हैं तो इसका मतलब है क्या? दोनों का नेचर एक जैसा है, यानी कि ये भी पोलर है और वाटर भी कैसा है? पोलर। तो सॉल्युबिलिटी का जो सबसे पहला फैक्टर है वो डिपेंड करता है कि दोनों का नेचर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एक जैसा है या नहीं है। जितना एक जैसा होगा उतनी ही सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा जो फैक्टर है दोस्तों, अब यहाँ पर ये नॉन पोलर है और वाटर कैसा है? पोलर। तो क्या इस केस में ये जो नॉन पोलर सॉल्यूट इस पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होगा? नहीं। तो यहाँ पर इसकी कोई सॉल्युबिलिटी नहीं बनेगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी दोस्तों आपको कि पोलर हमेशा पोलर को डिज़ोल्व करता है और नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर को डिज़ोल्व करता है। दूसरा पार्ट दोस्तों, दूसरा जो आपका जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इस पर देखें ज़रा कि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होकर सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है ना, कि नमक को जब आप पानी में डालेंगे, नमक जो कि सॉल्यूट है, पानी जो कि सॉल्वेंट है, तो क्या बनेगा? वहाँ पर सॉल्यूशन बनेगा। अब बात हो रही है सॉल्युबिलिटी की कि सॉल्युबिलिटी कब ज़्यादा होगी और सॉल्युबिलिटी कब कम होगी। अगर सॉल्यूशन का नेचर एंडोथर्मिक है, ठीक है, एंडोथर्मिक है, तो एंडोथर्मिक मतलब उसको हीट चाहिए, उसको सॉल्युबल होने के लिए क्या चाहिए? हीट चाहिए। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, सॉल्यूशन अगर एंडोथर्मिक नेचर का है, एंडोथर्मिक यानी कि जो डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो अगर ये एंडोथर्मिक नेचर का है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप इसको सॉल्यूशन को हीट देते चले जाएंगे, सॉल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। दूसरा जो फैक्टर दोस्तों यहीं पर वो है एक्जोथर्मिक। एक्जो मतलब हीट को इवॉल्व कर रहा है। इवॉल्व कैसे कर रहा है आपको पता ही है। जैसे मान लीजिए जब हम पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम वाटर को हीट करेंगे तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल हैं हीट को एब्जॉर्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने गैस को बंद कर दिया मान लीजिए, तो क्या होगा? ये हीट को इवॉल्व करेंगे। तो जब ये इवॉल्व करेंगे तो इसका नेचर हो गया एक्सोथर्मिक, और जब ये उसको एब्जॉर्व करेंगे तो उसका नेचर हो गया दोस्तों एंडोथर्मिक। तो अगर सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक नेचर का हीट को पहले से ही बाहर निकाल रहा है तो उसमें हीट देने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि जैसे जैसे अगर आप हीट देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो सॉल्युबिलिटी वहाँ पर क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि इसका नेचर कैसा है? एक्सोथर्मिक नेचर का है, यानी कि डेल्टा एच की जो वैल्यू है, इंथैल्पी चेंज क्या है यहाँ पर? नेगेटिव है। क्लियर हो रहा होगा दोस्तों। ये किसको फॉलो करता है? ली चैटेलियर प्रिंसिपल को फॉलो करता है, जो हमने कौन सी क्लास में पढ़ा हुआ है? 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है प्रेशर। ठीक है, इसी पे आपका जो टॉपिक है, जो हेनरी लॉ है, वो टिका हुआ है, इसको आप समझें। देखिए, जो सॉलिड होते हैं और जो लिक्विड होते हैं, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं उनका एक पर्टिकुलर शेप होता है, और उन पर अगर आप प्रेशर लगाएंगे तो उनके शेप पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यहीं पर बात करते हैं गैस की, ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब आप गैस पे प्रेशर लगाएंगे तो गैस के पास कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती है ना।
शेप भी नहीं होता, मास भी नहीं होता, वॉल्यूम भी नहीं होता, इनकी कोई चीज़ फिक्स नहीं होती। तो जब आप इसके ऊपर क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, किसके ऊपर, गैस के ऊपर जब आप प्रेशर लगाते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल पास पास आते हैं, ठीक है। और जब आप इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड में क्या हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए डिज़ोल्व होते चले जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बनेगा दोस्तों ये, कि जो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है किसमें, लिक्विड में, इसको हम किससे समझेंगे, हेनरी लॉ से समझेंगे दोस्तों, ठीक है। हेनरी लॉ से समझेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट लॉ है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, इसको आप देखें, बहुत आसान भी है। तो इसको मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए सबसे पहले डिफरेंस देखिए कि जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, क्लियर है ये चीज़ आपको, और जो लिक्विड होता है, ठीक है ना, उसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, पास पास होते हैं। तो जब हम इस गैस के ऊपर क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, प्रेशर, तो गैस के मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, और जब गैस के मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो इस लिक्विड में बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। तो हेनरी का जो लॉ है वो क्या कहता है, इसको समझें कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सबसे पहला फैक्टर आपको याद रखना है कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा तो सॉल्युबिलिटी कभी नहीं उसमें होगी नहीं, ठीक है ना, डिक्रीज ही होगी, ठीक है, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे, और जब दूर दूर चले जाएंगे तो उसमें प्रेशर क्या लगाना पड़ेगा आपको, और भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को समझें कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, तो जो सॉल्युबिलिटी है किसकी, गैस की, किसकी सॉल्युबिलिटी, गैस की, और किसमें, गैस किसमें डिज़ोल्व होगी दोस्तों, लिक्विड में, है ना, लिक्विड की कोई ना कोई वॉल्यूम होगी, उसमें डिज़ोल्व ये होगी। लेकिन किस पर डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस या अप्लाइड प्रेशर ऑफ द गैस या उसके मोल फ्रैक्शन। ये टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो नहीं पढ़ा है जिन्होंने वो पुरानी वीडियो देखें, वहाँ से इस कंसेप्ट को क्लियर करें, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स के लिए मैं कल सेपरेट वीडियो डालूंगा, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं इसमें बोर्ड के लिए, ठीक है ना दोस्तों। तो इसीलिए आज मैंने न्यूमेरिकल्स को इसमें ऐड नहीं किया, उसके लिए कल एक नई वीडियो आएगी और उस वीडियो के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं दूंगा आपको। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करते चले जाएंगे गैस के ऊपर, उसकी सॉल्युबिलिटी लिक्विड में इंक्रीज होती चली जाएगी, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे हम बहुत कॉमन एग्जाम्पल देते हैं कि जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, है ना, जब आप थम्स अप पीते हैं, कोका कोला पीते हैं, तो आपने देखा होगा कि जैसे ही आप उसको ओपन करते हैं अचानक वहाँ से CO2 जो गैस है वो बाहर निकलती है, ठीक है। तो बाहर निकलती है तो इसका मतलब उसके अंदर क्या डिज़ोल्व थी, उस लिक्विड में CO2 गैस जो थी वो डिज़ोल्व हो रखी थी, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्यों डिज़ोल्व करते हैं, कैसे करते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए कि CO2 जो गैस थी उस लिक्विड में क्या थी, डिज़ोल्व थी। चलिए, तो जितना ज़्यादा आप प्रेशर लगाएंगे उतनी सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड में होती चली जाएगी। मैथमेटिकली देखिए आप इसको किस तरह से, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जिस गैस का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर एक छोटे से कंसेप्ट के साथ कि ये लिक्विड है हमारे पास में, ठीक है दोस्तों, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये पानी है, ठीक है, वाटर है मान लीजिए, और यहाँ पर कई सारी गैस हैं, O2 है, N2 है, CO2 है, तरह तरह की गैस हैं। और हमने क्या किया कि इसका जो पार्शियल प्रेशर है, ठीक है ना, वो कितना है, मान लीजिए 122 बार है, इसका 144 बार है, इसका 120 बार है, इस तरह से है ये, ठीक है। तो जिसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। चलिए एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं कि मान लीजिए कि ये कंटेनर है और यहाँ पर N2 गैस है, और इसमें हमने क्या किया, इसमें वेट लटका दिया, ठीक है। तो जब वेट लटकाएंगे तो क्या होगा, इसकी जो सॉल्युबिलिटी इसके अंदर इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है।
तो ये आप एक्सपेरिमेंटली भी देख सकते हैं इसको। मैथमेटिकली आप देखिए कि जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, जो कि सॉल्युबिलिटी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि P क्या है ना। ये जो P है इसको हटाएंगे यहाँ से, ये किसके इक्वल है आपका KH, और ये यहाँ पर आपका x। क्लियर है। तो P क्या है यहाँ पर, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस है दोस्तों, है ना। किसका पार्शियल प्रेशर है, गैस का। KH क्या है यहाँ पर, हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। और x क्या है यहाँ पर, सॉल्युबिलिटी या मोल फ्रैक्शन, दोनों में से आप कोई भी चीज़ मान सकते हैं, या तो आप इसको सॉल्युबिलिटी कहिए या मोल फ्रैक्शन कहिए, ठीक है ना। इनको हम समझेंगे आगे कि ये किस तरह से एक दूसरे से रिलेट करती हैं। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, एक नंबर में आपके MCQs में ये आ सकता है कि ये बताइए कि हेनरी कांस्टेंट और सॉल्युबिलिटी, हेनरी कांस्टेंट यानी KH और ये जो सॉल्युबिलिटी है एक दूसरे से किस तरह से कोरिलेट करते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखिए कि जो हेनरी कांस्टेंट है, जो KH है, अगर आप KH को इधर ले जाएंगे तो P ऊपर आ जाएगा और X आपका नीचे चला जाएगा, जो कि सॉल्युबिलिटी है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, कि अगर हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू अगर बढ़ती चली जाएगी तो जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। और अगर हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू कम होती चली जाएगी तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब आप जानते हैं दोस्तों, एक दूसरे के अपोजिट, है ना। एक बढ़ेगा एक घटेगा। दूसरा फॉर्मूला और यहाँ पर यूज़ होगा जो हमने 11th में पढ़ा है, क्योंकि ये जो हेनरी लॉ है ये आपके लिए कुछ नया नहीं है, ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है इक्विलिब्रियम चैप्टर में। तो देखिए दोस्तों, जो m है, ठीक है, जो मास है, जो अभी हमने यहाँ पर लटकाया था यहाँ पर, ठीक है, वो KH और x के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। ये भी हम इस क्वेश्चन में इसको लगाएंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पर, आपको ये अटेम्प्ट करने हैं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ KH, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ KH, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर KH की ऐसा यूनिट क्या होगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें कि जो KH है हेनरी कांस्टेंट, उसकी यूनिट क्या निकल के आएगी। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, बोर्ड में आ सकता है। दूसरा एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स आप जानते हैं दोस्तों जो पानी में रहते हैं, जैसे फिश वगैरह जो होती हैं, ठीक है ना, वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं कोल्ड वाटर में, है ना। किसके कंपैरिजन में अगर लें तो हम हॉट वाटर के। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 2 तरीके के पानी है, यहाँ पर ये ठंडा पानी है थोड़ा, और ये जो पानी है वो गर्म है, और दोनों में मछलियाँ हैं, यहाँ पर भी मछली है, यहाँ पर भी मछली है। तो एक चीज़ बताइए, ये जो मछली है इसको अच्छा कहाँ पर लगेगा, ठंडे पानी में या गर्म पानी में। तो जैसा कि हम जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि अगर वाटर जो है कोल्ड है, ठंडा पानी है, तो उसके मॉलिक्यूल पास पास होंगे, और जब मॉलिक्यूल पास पास होंगे तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। और प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी होगी लिक्विड में वो भी क्या हो जाएगी दोस्तों, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस वाले केस में जो ठंडा पानी है, गर्म पानी में क्या है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाते हैं, तो जो ऑक्सीजन गैस की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर इस फिश को ऑक्सीजन कम मिल रही है कंपैरेटिवली टू द कोल्ड वाटर, तो यहाँ पर ऑक्सीजन अच्छी मिल रही है। तो अगर ऑक्सीजन अच्छी मिल रही है तो इसको अच्छा महसूस होगा, इसको इसमें ज़्यादा मज़े आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई घटा दी जाए तो आपको दिक्कत होगी ना, तो बस यही समझ लीजिए। चलिए अगले टॉपिक को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बोर्ड में कई बार ये टॉपिक आ चुका है, एप्लीकेशन आ चुकी है, इसमें कौन सा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कोल्ड ड्रिंक सबने पी होगी, और उसमें क्या होता है, CO2 डिज़ोल्व होता है। तो और ऐसा नहीं होता कि आपने कोल्ड ड्रिंक ली और इधर CO2 लिया दूसरे हाथ में और ऐसे करके उसको डिज़ोल्व कर दिया, ऐसा नहीं होता है। तो उसको कहाँ पर पैक किया जाता है, हाई प्रेशर पे, यानी कि
CO2 गैस को कोल्ड ड्रिंक में, सॉफ्ट ड्रिंक में ऐसी जगह पर पैक किया जाता है जहाँ का प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। अच्छा, प्रेशर हाई होगा तो क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा कंप्रेस हो जाएंगे। गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा कंप्रेस होंगे तो क्या होगा, वो आसानी से लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो हम करते क्यों ऐसा, देखिए लिक्विड है तो लिक्विड ख़राब भी हो जाता है, तो उसे प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पर कौन सी गैस डिज़ोल्व की जाती है, CO2 गैस को डिज़ोल्व करते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि CO2 गैस ही क्यों डिज़ोल्व करते हैं, क्योंकि ये प्रिजर्वर का काम करती है। जैसे आपने चिप्स वगैरह खाए होंगे तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है ना, और नाइट्रोजन गैस उसको निकाल दिया जाए, एटमॉस्फेयर के उसमें रख दिया जाए तो क्या होगा, उस कंडीशन में उसमें मॉइस्चर आ जाएगा, और मॉइस्चर आएगा तो क्या हो जाएगा, वो सील जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, है ना। तो उसी तरीके से सॉफ्ट ड्रिंक को बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए उसमें कौन सी गैस डिज़ोल्व की जाती है, उसमें CO2 गैस को डिज़ोल्व किया जाता है। चलिए, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी दोस्तों। दूसरी जो एप्लीकेशन है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, है ना, है ना, कहीं भी जाते हैं जहाँ पर हाइट बहुत ज़्यादा है ना, वैष्णो देवी जाते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पर कि आपको अचानक ऑक्सीजन लेने के लिए मुंह खोलना पड़ जाता है, या आपको बहुत तेज़ी से सांस लेनी पड़ती है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वहाँ पर क्या होता चला जाता है, प्रेशर कम होता चला जाता है। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे प्रेशर हमेशा बढ़ेगा, याद रखने वाली बात है। जब आप ऊपर जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, जब आप नीचे जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा। तो देखिए दोस्तों, जब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि जब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो एक चीज़ बताइए मुझे कि ऑक्सीजन क्या मिलेगी आपको, कम मिलेगी ना, क्योंकि ऑक्सीजन कम डिज़ोल्व हो रही है एटमॉस्फेयर में। तो ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाती है, वहाँ पर कम हो जाती है। हमारी सेल्स को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन ऊपर नहीं मिल पाती है। तो उसके लिए क्या, उससे क्या दिक्कत होती है हमें, हम तुरंत थक जाते हैं। आपने देखा होगा जब आप दौड़ते हैं तो दौड़ने के बाद में अचानक, है ना, नाक के साथ साथ आप मुंह भी खोल लेते हैं, तो उसमें दिक्कत होती है। तो उसमें क्या है, थकान होने लग जाती है ना, इंसान को चक्कर आने लग जाते हैं, कभी कभी वॉमिटिंग हो जाती है, नौशिया हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एनोक्सिया। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड में बन सकता है कि एनोक्सिया क्या होता है, व्हाट इज़ एनोक्सिया, है ना। तो एनोक्सिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई जब कम हो जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, चक्कर आने लग जाते हैं, वॉमिटिंग आने लग जाती है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, एनोक्सिया कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए। और ये जो तीसरा वाला जो पॉइंट है स्क्यूबा डाइवर्स वाला, इसको तो बिल्कुल याद कर लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि स्क्यूबा डाइवर्स होते क्या हैं, है ना, समुद्री तैराक, है ना, लुटेरे नहीं, तैराक समुद्री तैराक होते हैं, है ना, समुद्री तैराक। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, देखिए जो समुद्री तैराक होते हैं, आपने देखा होगा, तो उस बुक क्या कैरी करते हैं, हीलियम कैरी करते हैं। कितने परसेंट हीलियम कैरी करते हैं, 11.7%, अलॉन्ग विद ऑक्सीजन 32.1%। जो रेशियो है, जो परसेंटेज है, वैसे ऑक्सीजन कितनी प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, आपको पता ही है, 21%। एंड नाइट्रोजन 56.2%। तो ये मिक्सचर होता है एक तरीके का, ठीक है ना, ये मिक्सचर होता है एक तरीके का उनके जो कैरी करते हैं, जो बैग कैरी करते हैं, उसका ये जो मिक्सचर है उसमें परसेंटेज ऑफ गैसेस जो होता है वो ये होता है। लेकिन क्या हो कि अगर सिर्फ ऑक्सीजन ही वो कैरी करें, क्या हो कि सर ऑक्सीजन कैरी करें, हीलियम को ना कैरी करें, हीलियम की ज़रूरत यहाँ तो होती नहीं है। आपने सुना यहाँ पर हीलियम क्या है, एक नोबल गैस है, तो यहाँ पर नोबल गैस की ज़रूरत पड़ती है आपको, यहाँ पर तो प्रेजेंट ही नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए, जो नोबल गैसेस हैं वो क्या सरफेसेस पर पाई जाती हैं, चलिए ये क्वेश्चन बताएं। और पाई जाती हैं, नहीं पाई जाती तो कहाँ पर पाई जाती हैं, ये बताएं। उसके बाद देखिए, अगर आप ऑक्सीजन कैरी करते हैं, ठीक है ना, तो जब आप स्क्यूबा डाइवर जब सी में जाते हैं, समुद्र में जाते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जैसे आप डाउन द सी जाएंगे, बिल्कुल नीचे जाएंगे समुद्र में, तो वहाँ पर प्रेशर इंक्रीज होता चला जाता है। जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो आप क्या कैरी कर रहे हैं, आप गैस कैरी कर रहे हैं। ठीक है, जब प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। ये तो हम जान चुके हैं ना कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती चली जाएगी। तो ये जो गैस होगी दोस्तों,
ये जो गैस होगी, ये जो ऑक्सीजन होगी, ये ब्लड में बहुत ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर जो लिक्विड है वो लिक्विड क्या है, ब्लड है। तो जब ये इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी फिर क्या होगा भाई, हमें सरफेस पे तो आना ही आना है, ऐसा नहीं है कि हम नीचे ही रहेंगे हमेशा। जब हम सरफेस पे आएंगे तो सरफेस पे प्रेशर क्या है, सरफेस पे प्रेशर बहुत ही कम है। सरफेस पे जब हम आते हैं तो वहाँ पर प्रेशर बहुत कम है, लेकिन जब हम नीचे जाते हैं तो वहाँ पर प्रेशर क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। तो जब आप सरफेस पे आते हैं तो वो जो गैस है ना, जो ब्लड में सॉल्युबल गैस है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी। जैसे आपने देखा कि जब हम सॉफ्ट ड्रिंक को भी खोलते हैं तो वहाँ से भी जो गैस है वो बाहर निकलने की क्या करती है, कोशिश करती है। तो उसी तरीके से ब्लड किस में फ़्लो करता है दोस्तों, आपकी ब्लड कैपिलरीज में, किस में, ब्लड वेसल्स में, है ना, कैपिलरीज वेसल्स ये आपको पता है। तो ब्लड जो है ब्लड वेसल्स में, अब इसमें क्या डिज़ोल्व हो रखा है, इसमें ऑक्सीजन। अब ये जो ऑक्सीजन है ये बाहर निकलने की कोशिश करेगी। जब ये बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो क्या बनाएगी दोस्तों, बहुत ज़्यादा जब होगी ये बबल बना लेती है। क्या बना लेती है, बबल्स, ठीक है ना। तो जब यहाँ पर ब्लड वेसल्स में बबल्स बन जाते हैं उस कंडीशन को हम बैंड कहते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि बैंड क्या होता है। तो बैंड क्या मतलब किसको कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स इन ब्लड वेसल्स, ठीक है, फॉर्मेशंस ऑफ बबल इन ब्लड वेसल, इट इज़ कॉल्ड बैंड, ठीक है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, बैंड कहते हैं। और क्या क्या हो सकता है, बैंड तो बनेगा ही बनेगा और बैंड भी बच जाएगा, है ना। तो इसमें क्या होता है देखिए, जब ये जॉइंट्स तक जाता है तो पेन वगैरह भी करता है, गैस वगैरह वहाँ पर रहती है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट होता है और कभी कभी इंसान की इससे मौत भी हो जाती है। कैसे होगी देखिए कि अगर यहाँ पर ये जो ब्लड वेसल्स हैं और यहाँ पर अगर लार्ज अमाउंट ऑफ बैंड बन गए, बबल्स बन गए, तो जो ब्लड का सर्कुलेशन होगा दोस्तों वो बंद हो जाएगा। और अगर ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो गया तो ये देखिए कोई भी बॉडी का जो पार्ट है वो काम तो करेगा नहीं, और करेगा नहीं तो उस कंडीशन में क्या होगा, काम नहीं करेगा तो पैरालिसिस हो जाएगा इंसान को, ठीक है, क्या हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी कि अब बात आती है कि हीलियम क्यों कैरी करते हैं, चलिए यही बता देते हैं। और हीलियम का परसेंटेज इतना ही क्यों रखते हैं, इससे कम क्यों नहीं रखते, इससे ज़्यादा क्यों नहीं रखते। देखिए हीलियम एक नोबल गैस है, ठीक है, तो नोबल गैस है तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, वेरी वेरी लो। ब्लड के अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो कम होती है तो ऑक्सीजन की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया किसको, हीलियम को दे दिया। तो ऑक्सीजन घुलेगी लेकिन लिमिटेड अमाउंट में अब डिज़ोल्व होगी। तो इससे दिक्कत होना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, क्योंकि जो हीलियम है वो खुद तो घुलेगी नहीं और इसको भी क्या करेगी, इसके रेशियो को भी ऑक्सीजन के कम कर देगी, जिससे जब आप सरफेसेस पे आएंगे तो ईजिली जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा कितने परसेंट लेके जाते हैं, 11.7%, ज़्यादा नहीं कर सकते, वो भी टॉक्सिक हो सकता है, ठीक है ना। तो हमें ये ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लेके जा सकते हैं, 11.7% यहाँ पर लेके जा सकते हैं। दोस्तों क्लियर हो रही होंगी आपको सारी चीज़ें। बाकी ये वाला जो टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ, ये कुछ इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, आप इसको देख लीजिए बोर्ड के नज़रिए से। अगर आप देखें ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो देखिए जो पहला है इसमें इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है हेनरी लॉ की, कि जो प्रेशर है, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, गैस में कोई केमिकल चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, कोई भी गैस जो है मिक्स नहीं होनी चाहिए, दूसरी गैस नहीं बनानी चाहिए। और चौथी जो कंडीशन है, ना उसमें एसोसिएशन होना चाहिए ना उसमें डिसोसिएशन होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, लिमिटेशंस हैं, कमियां हैं हेनरी लॉ की। तो आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, आप लगातार मेरे साथ बने हुए हैं और आपको केमिस्ट्री काफ़ी इजी लग भी रही होगी। अगर आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें कि सर ये हमें समझ में नहीं आया है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो भी आपके लिए बना के डालूँगा, और अगर नहीं ज़रूरत पड़ेगी, मुझे लगेगा कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देने से ही काम चल जाएगा, तो मैं वहाँ पर भी रिप्लाई दूँगा आपको, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से अपने प्यार को बनाए रखिए। कल हम हेनरी लॉ के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स को करेंगे जो बोर्ड में आपके आते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है,
छोटी थ्योरी भी आती है और न्यूमेरिकल भी आते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें, कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।